નમસ્કાર દર્શકો, આપની સાથે વિશાલભાઈ મહેશ્વરી. આજના સમાચાર. રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ ફર્ટિલાઇઝર લોજિસ્ટિક્સ પોર્ટ હેન્ડલિંગ ઓપરેશન અને કોસ્ટલ શિપિંગ અંજાર કચ્છ ગુજરાત આજ રોજ તારીખ 16 જૂન 2025 ના પ્રેસ કોન્ફરન્સ તરફથી શ્રીમાન ડોક્ટર સુરેશ કુમાર ચૌધરીના ફર્ટિલાઇઝર લોજિસ્ટિક્સ પોર્ટ હેન્ડલિંગ ઓપરેશન અને કોસ્ટલ શિપિંગના ડાયરેક્ટર જનરલ દિલ્હી અને ભારતમાં 4 રાજ્યોમાં શિપિંગ ધરાવે છે અને દિલ્હી હેડક્વાર્ટર છે. હવે આપણે પહેલે ગુજરાતીમાં સમાચાર જાણીએ પછી હિન્દીમાં સમાચાર પ્રાપ્ત કરીએ તો જોતા रहो गांधीधाम क्राइम पेट्रोल न्यूज. आपनी साथे न्यूज रिपोर्टिंग विशालभाई महेश्वरी. सर, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए जो हमने इनवाइट किया है उसके लिए इनका उद्देश्य क्या है, जरा आप बताएंगे? जी, ये जो आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो है वो फर्टिलाइजर लॉजिस्टिक्स, पोर्ट हैंडलिंग ऑपरेशन और कोस्टल शिपिंग, इन प्रमुख 3 मुद्दों को लेके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, मान लीजिए 4 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम है, ये किया जा रहा है. जी, ये जो आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है नेशनल प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो है वो फर्टिलाइजर लॉजिस्टिक्स, पोर्ट हैंडलिंग ऑपरेशन और कोस्टल शिपिंग, इन प्रमुख 3 मुद्दों को लेके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, मान लीजिए 4 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम है, ये किया जा रहा है. ये 4 दिन के ट्रेनिंग के माध्यम से इस संदर्भ से जुड़ी हुई जितनी कंपनियां या जितने लोग हैं, स्टेक होल्डर्स है, उसमें जो युवा लोग होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है. और ये जो कराने जा रहा है ये है द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. इसको शॉर्ट में FAI भी कहते हैं. इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और देश में इस संस्था के 4 और भी ऑफिसेस है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सब में. नॉर्थ का ऑफिस दिल्ली में ही है, ईस्ट का ऑफिस कलकत्ता में, साउथ का ऑफिस चेन्नई में, और वेस्टर्न रीजन के लिए ऑफिस है हमारा मुंबई में. और ये जो संस्था है ये लगातार इस देश में जो फर्टिलाइजर का यूज है, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर का यूज, फर्टिलाइजर की लॉजिस्टिक्स, ये फर्टिलाइजर की पॉलिसीज, इन सब विषयों पे कैपेसिटी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस क्रिएट करती है. साथ ही फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत सरकार और जो फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाली कंपनियां, इनके बीच में एक कड़ी का काम करती है. और ये फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से फर्टिलाइजर कंपनियों के जो भी इश्यूज होते हैं उन इश्यूज को सुलझाने का प्रयास किया जाता है. साथ ही फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सरकार के साथ जो फर्टिलाइजर कंपनियों के मुद्दे होते हैं, जैसे सब्सिडी बहुत गहन मुद्दा होता है, उसके लिए भी एक बीच का रोल प्ले करके किस प्रकार देश हित में, किसानों के हित में किस प्रकार फैसले किए जाए, पॉलिसीज कैसी हो जिसके तहत फर्टिलाइजर कंपनियों को भी नुकसान नहीं हो, किसानों का भी नुकसान नहीं हो और सरकार का भी बर्डन कम हो, इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं. तो अभी ये जो 4 दिन का कार्यक्रम है, इस 4 दिन के कार्यक्रम में इन सब मुद्दों के ऊपर देश से आए हुए 44 प्रतिभागी, 44 पार्टिसिपेंट्स, और ये 44 पार्टिसिपेंट्स फर्टिलाइजर कंपनी के हैं, लॉजिस्टिक कंपनियों के हैं, शिपिंग कंपनियों के हैं, और इससे संदर्भ से जुड़े हुए और जो लोग हैं उसके स्टेक होल्डर्स हैं. इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से इस फील्ड में, इस विषय क्षेत्र में जो नई नई जानकारियां हैं, वो जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, निष्णात, गुजराती में निष्णात कहते हैं, उस विषय के जो निष्णात लोग हैं, उन निष्णात लोगों के साथ इन लोगों की चर्चा करा के जो नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नई जो गतिविधियां बन रही है उस क्षेत्र में, उसकी जानकारी इनको देने का प्रयास करते हैं. 4 दिन के इस कार्यक्रम में ये सारे विषयों के ऊपर तो चर्चा होगी ही, लेकिन इसके अलावा जो प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं उनको कच्छ के इस भूभाग में स्थित जो बड़े महत्वपूर्ण पोर्ट्स है, मुंद्रा पोर्ट है, पूना पोर्ट है, उसके बाद में कांडला पोर्ट है, इन पोर्ट्स की विजिट भी कराई जाएगी. उसमें लॉजिस्टिक्स, किस प्रकार की लॉजिस्टिक्स है, किस प्रकार की समस्याएं आती है लॉजिस्टिक्स में. बहुत बड़ा एरिया होता है, क्लाइमेट खराब हो जाता है, कभी बरसात हो जाती है, बहुत बड़ा एरिया चाहिए आपको स्टोरेज करने के लिए. फर्टिलाइजर ऐसी कमोडिटी होती है कि बड़ा सारा इंपोर्ट होता है,
इंपोर्ट करने के बाद में इंपोर्ट करते हुए अगर वो फर्टिलाइजर थोड़ा भी आपकी वर्षा को एक्सपोज हो जाए तो उसमें क्लॉडिंग हो जाती है। उसको बचाना, हैंडलिंग करते समय किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार उसको सुरक्षित जगह पे ले जाना और किस प्रकार उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, ताकि इधर मौसम भले ही खराब हो लेकिन समय पर फर्टिलाइजर किसानों तक पहुंचे। उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो, उसका देश में उसका पूरा मूवमेंट कैसा हो, इस दिशा में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का सामना कैसे किया जाए और नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वेंशन, नए इंटरवेंशंस किस प्रकार हमको इसमें मदद कर सकते हैं, ये इसकी सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे मानसून का सीजन है, अब इस समय इमीडिएटली लोगों को खरीफ की फसलें बुआई करने के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत है, उर्वरकों की आवश्यकता है। और मानसून के समय में ही तूफान आते हैं, मानसून के समय में ही वर्षा आती है, और वर्षा भी आती है तो सिर्फ सीधी नहीं बरसती वर्षा, साथ में हवा भी रहती है, तो आड़ी तिरछी वर्षा इधर से उधर होती है। उस दशा में अगर थोड़ा भी कोताही की जाए, थोड़ी भी अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जो फर्टिलाइजर कीमती फर्टिलाइजर है, देश के लिए भी, किसानों के लिए भी और कंपनियों के लिए भी, सबके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि फर्टिलाइजर इतनी महंगी कमोडिटी है और भारत सरकार उसके ऊपर इतनी सब्सिडी देती है कि भारत सरकार के लिए भी बहुत जोखिम का सौदा होता है। किसानों को भी समय पर फर्टिलाइजर उपलब्ध न हो तो किसानों को भी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, साथ ही कंपनियों का भी नुकसान होता है। तो लॉजिस्टिक का मूवमेंट ऐसे हो जिससे एडवर्स सिचुएशन में भी, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, तब भी रेलगाड़ी तो चलती है। रेलगाड़ी के चलते हुए किस प्रकार सुरक्षित तरीके से किसानों तक फर्टिलाइजर पहुंचे, इस दिशा में क्या क्या हो सकता है, इसकी ये बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है और इन 4 दिनों में इन सब विषयों पर यहाँ पर चर्चा की जाए। सर, ये हमारा दूसरा प्रश्न यही है, जो ये जो खातर होती है, खातर के बारे में जो आप बता रहे हैं, उनमें यूरिया खातर के लिए या टोटली खातर आप कंडीशन या फर्टिलाइजर की तरफ से पहुंचा सकते हैं, मतलब क्या ये? हाँ, जिसे गुजराती में खातर कहते हैं, हाँ, हिंदी में उसको उर्वरक कहते हैं। उर्वरक कहते हैं, यस। आम जनता जो है, आम खेडूत, आम किसान जो है उसको खाद के रूप में समझता है, जबकि खाद का मतलब जैविक खाद से होता है। इसको शुद्ध हिंदी में उर्वरक कहते हैं। यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जिसका इस देश में बहुत अधिक इस्तेमाल, इस देश में तो क्या दुनिया में ही सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सिर्फ यूरिया के संदर्भ में नहीं, इसमें सारे ही खातर इसके अंदर आते हैं, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें मोस्टली फॉस्फेट और पोटेशियम के फर्टिलाइजर ही हम इंपोर्ट करते हैं। पोटेशियम तो सारा का सारा 100% हम इंपोर्ट करते हैं, फॉस्फेट भी बहुत सीमा तक इंपोर्ट करते हैं और यूरिया भी कुछ हद तक हम इंपोर्ट करते हैं। लगभग 75 से 80% यूरिया हम अपने देश में बनाते हैं, लेकिन फिर भी 19-20% यूरिया की हमको इंपोर्ट करना होता है, तो वो भी इसके अंदर सम्मिलित है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें सारे ही फर्टिलाइजर इंक्लूडेड है, अकेला यूरिया या अकेला फास्फोरस या डीएपी ऐसा नहीं। कंडीशन के हिसाब से सर, ठीक है। तो सर ये पूछना था, ये फर्टिलाइजर का आप बोल रहे हो, बेसिकली फर्टिलाइजर मोस्ट ऑफ आप इंपोर्ट करते हैं। देश में जो फर्टिलाइजर का जो उत्पादन है बढ़ाने के लिए आपका क्या इंटेंशन और क्या है आपका मोटो स्पेसिफिक? मेरा स्टेटमेंट पहले करेक्ट कर लीजिए कि मोस्टली हम इंपोर्ट नहीं करते, बड़ा सारा हम फर्टिलाइजर खुद अपना बनाते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ है, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स है जो हमारे देश में नहीं बन सकते, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हमारे देश में उसकी खान नहीं है, उसका रॉ मटेरियल हमारे देश में है ही नहीं, तो हम उसको इंपोर्ट करना ही पड़ता है। इसी प्रकार जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको गैसेस की जरूरत होती है जो हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, नाइट्रोजन के लिए भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो जो या तो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं उससे हम अपना खाद फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, दूसरा फिनिश्ड प्रोडक्ट ही हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो सीधा डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, तीसरा कुछ इंटरमीडिएट भी हम इंपोर्ट करते हैं जिससे हम आगे जाकर के कॉम्प्लेक्स या मिक्स फर्टिलाइजर आप बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार का इंपोर्ट तो हमारा है, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी कम नहीं है। हमारे देश में हमारा खुद मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ भी कम नहीं है। सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसे हम कहीं इंपोर्ट नहीं करते, हमारा अपना है। उसके लिए रॉ मटेरियल जरूर हम कहीं से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सिंगल सुपर फॉस्फेट हम यहीं से सप्लाई करने का प्रयास करते हैं। देश में जो रॉक फॉस्फेट है उसके रिसोर्सेज इतने बढ़िया नहीं, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, उससे प्रयास किया जाता है, कुछ हद तक उससे बनाते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल जो बाहर से आता है मोरक्को से या ओमान से इधर से,
वो रॉ मटेरियल से ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसी तरह से कुछ एसिड्स की जरूरत होती है, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन एसिड की जरूरत होती है। ये एसिड या तो हम इंपोर्ट करते हैं या फिर हमारे यहाँ से सेकेंडरी हम अपने बनाते हैं, लेकिन उसमें भी लगने वाला रॉ मटेरियल हमको इंपोर्ट करना होता है। उसका मुख्य कारण ये नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, इस देश की पॉलिसी बनाना नहीं, सरकार बनाना नहीं चाहिए, ये नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब ये है कि इसके लिए आवश्यक जो रॉ मटेरियल है हमारे देश में है ही नहीं। जो हमारा 330 मिलियन हेक्टेयर का जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें जिस तरह के खनिज पाए जाते हैं, जिस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, वो उस तरह के मिनरल नहीं है कि जिससे हम ये सब चीजें बना सकें। और सरकार की तरफ से जो दूसरा आपका हुआ कि किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, देश में जो इंडिजिनस फर्टिलाइजर अधिक से अधिक बनाया जाए, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारी फर्टिलाइजर कंपनी भी इसमें कंधे से कंधा मिला करके सरकार का साथ देना चाहती है और देती है, क्योंकि अपना फर्टिलाइजर बनाना एक बहुत बड़ी बात है और बाहर देशों पर निर्भर रहना बहुत अलग तरह की बात है। अभी जिस तरह की स्थिति निर्माण हो रही है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वार हो रहा है, और अभी इजराइल और ईरान के बीच में वार हो रहा है, गल्फ की कंडीशन खराब है, तो ऐसी कंडीशन में गैस की सप्लाई या फिनिश प्रोडक्ट की सप्लाई ये दूसरों के हाथों में चली जाती है। इसलिए हमारा अपनी निर्भरता आवश्यक है। इसके अलावा भारत सरकार जो पीएम प्रणाम के माध्यम से भी ये चाहती है कि केवल ये उर्वरकों पे ही निर्भर नहीं रहा जाए। हमारे अपने जो तरीके हैं, हमारी अपने जो वैदिक तरीके थे खेती करने के, वो चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम दे दो, चाहे नेचुरल फार्मिंग का नाम दे दो, या हमारा होमा फार्मिंग का नाम दे दो, इस तरह के जो हमारे प्रयास थे उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। फर्टिलाइजर का मतलब सिर्फ मिनरल फर्टिलाइजर से नहीं है। सरकार और कंपनियां भी ये चाहती है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें जो रासायनिक उर्वरक और साथ में कोई बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक उर्वरक इसका साथ साथ इस्तेमाल करे, तो हम कुछ मात्रा में जो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है उसको घटा सकते हैं। ये फर्टिलाइजर कंपनियों के भी हित में है और ये सरकार के भी हित में है और किसानों के भी हित में है, मिट्टी के हेल्थ के भी हित में है, क्योंकि मिट्टी के हेल्थ और मिट्टी के अंदर दिनों दिन ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा घटती जा रही है। इसलिए ये आवश्यक है कि किसान भाई, फर्टिलाइजर कंपनियां, सरकार, सभी लोग और वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सब लोग मिलजुल करके इस बात के ऊपर जोर दे ताकि हमारी जो वसुंधरा है, मिट्टी है, उसकी हेल्थ भी खराब नहीं हो और हमारा प्रोडक्शन भी न घटे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रही है, हमको और ज्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी, तो खाद्यान्न की भी कमी न हो और मिट्टी की भी हेल्थ ठीक रहे। तो एक इंटेंशन ऑफ मोटो स्पेशल ये है कि हर एक किसान को, देश के हर एक किसान को पूरा खातर और टेक्नोलॉजी के साथ कदम साथ मिल जाए, ये हमारा मेन मोटो। जी जी। तो सर, जैसे इंपोर्ट में जो लूज कार्गो में जो काम करते हैं इलीगल के लिए, उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? एफएआई की तरफ से तो ऐसा है कि हम सभी के हित की बात करते हैं। यस। चाहे लूज कार्गो हो, चाहे ऑर्गेनाइज्ड कार्गो हो, चाहे शिपिंग के और भी तरीके हो, हम तो कॉम्प्रिहेंसिव सबको मिला जुला करके हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए और फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसा कोई पक्षपात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कार्गो मैनेजमेंट और कार्गो के नहीं साथ में एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, जैसे लूज कार्गो में कोई मतलब इंपोर्ट करता है डीआरआई के खिलाफ से इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो पार्टी होती है वो मतलब पार्टी श्योर नहीं होती है, उसके मतलब फर्टिलाइजर उसमें क्या काम कर सकते हैं? नहीं, इसमें एफआई का कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं है उसके अंदर। बस सर, हमको ये मीडिया के हिसाब से हमको ये भी चीज जानना जरूरी होता है, क्योंकि आए दिन में ये कांड होते रहते हैं। तो भैया जैसे ज्ञान देने वाले लोग हैं, हम लोग ये सब क्या No, sir. लीगल जो चीजें है उसके अंदर हम बेसिकली ओके गवर्नमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में बात। जी मोस्टली जो है ना, जो क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो हमारे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। हाँ, वो प्रॉब्लम्स मेन क्या है? मेन प्रॉब्लम अभी ऐसा है कि जो फर्टिलाइजर का जो सेक्टर है, उर्वरक का या खाद का जो सेक्टर है, ऐसा है कि ये सेक्टर किसानों से जुड़ा हुआ सेक्टर है पूरी तरह से। और फर्टिलाइजर कम्युनिटी ऐसे नहीं है कि आपने एलपीजी की गैस बेचना या शक्कर बेचना या लोहा बेचना, उस तरह का नहीं। ये किसानों के हित का सौदा है, और किसानों को अगर उतनी ही दाम में आप बेचोगे जितना इसका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, तो शायद किसान कभी भी खरीद नहीं पाएगा। जो 5.5 रुपए किलो आप यूरिया बेचते हैं हम भारत सरकार की तरफ से, उस यूरिया की कॉस्ट कई गुना ज्यादा है। सही।
तो उसकी बहुत बड़ी सब्सिडी का जो बर्डन है गवर्नमेंट अपने कंधे पे लेती है, और जो किसान को अपनी जेब से डालना चाहिए वो फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से डाला जाता है अभी जो बेनिफिट जो है ना। इसलिए वो जो 85% के आसपास का जो अमाउंट है वो फर्टिलाइजर कंपनियों के पास सब्सिडी के रूप में ड्यू रहता है। सरकार कंपनियों को पे करती है किसानों को पे करने की बजाय, क्योंकि ये और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उस तरह का ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है। इसमें पार्शियली डायरेक्ट बेनिफिट है, लेकिन वो कंपनियों के थ्रू सब्सिडी रूट होती है ताकि किसान को बर्डन नहीं। शॉर्ट में किसान को भी यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। जी जी जी, पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। हाँ, पॉलिसी में तो क्या अभी आप बोलोगे कि क्या पॉलिसी का प्रॉब्लम है, क्या पॉलिसी मॉडिफिकेशन की बात होती है एग्जैक्टली? कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्री बोलती है कि हमको ये प्रॉब्लम है, वन साइड किसान बोलेगा हमको ये प्रॉब्लम है, तो उसके दोनों के बीच का आप सेतु हो। बिल्कुल। तो अभी तक आप कौन से प्रश्नों को लेकर सरकार को रजूआत करने वो प्रश्न थी? बिल्कुल, जैसे भी आप डीबीटी की बात कर रहे थे, तो डीबीटी अभी पार्टली लागू है। डीबीटी अगर फुल्ली लागू हो जाए, पूरी तरह से लागू हो जाए, तो शायद ये फर्टिलाइजर कंपनियां हैं इनके ऊपर का लोड कम हो जाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कंपनियों के माध्यम से रूट हो रही है वो अगर सीधी ही किसानों को दी जाए तो कंपनियों के ऊपर का बर्डन एक तो कम हो जाएगा। दूसरा, जब सीधी आप सब्सिडी किसानों को ट्रांसफर करते हैं तो किसानों को सीधा सीधा उसका हित मिलता है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि किसान के पास इतना पैसा कैसे कहाँ से आएगा? जो बोरी वो 250 रुपये में खरीद रहा है, वो खरीदने के लिए उसको अगर 3000 रुपये देने पड़े तो वो कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए हम सरकार से यही अपील करेंगे कि इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसको आप वैलेट वगैरह करते, वर्चुअल वैलेट से उतना अमाउंट फर्टिलाइजर के लिए डायरेक्टली उस डीलर को मिल जाए और किसान को सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़े जितना वो पहले से देता आ रहा है, तो ताकि वो वैलेट के माध्यम से सब्सिडी ऑटोमेटिकली चली जाए और कंपनी को वहीं के वहीं पीओएस मशीन में जहां से बेचा था वहीं से कंपनियों के खाते में डायरेक्ट सब्सिडी डायरेक्ट हो जाए। बस ये इस तरह से ये एक इशू है, और इस तरह के कई इशूज है। जैसे गैस का इंपोर्ट है, गैस की इंपोर्ट में बड़ी सारी चीजें आती है और सरकार की तरफ से ये पूरा प्रयास रहता है कि गैस के जो प्राइसेस है उस दिन के, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल प्राइसेस सिर्फ अकेली सरकार के हाथ में नहीं होते, ये इंटरनेशनल ट्रेड के जो हमारी ट्रीटीज होती है और जो कानून कायदे है उसके तहत इसको डिसाइड किया जाता है। तो उसमें रियल टाइम मैनेजमेंट हो ताकि इमीडिएट उसका इम्पैक्ट कंपनियों के भी नहीं आए और सरकार के ऊपर भी नहीं आए, ये एक होता है। इसके बाद में और जो कंपनियों के इश्यूज होते हैं जैसे फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, इस तरह के इश्यूज हम सरकार के साथ में नेगोशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेगोशिएट करना तो गलत शब्द हो गया, तो हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बात होती है कंपनियों के लिए भी और सरकार के लिए भी, वैसी बात लेकर के आते हैं। और ये क्रम चलता आ रहा है पिछले 75 सालों में, जब से देश बना है तब से निरंतर, जब से फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहा है इस देश में 1960 के बाद में, तब से ये इसी तरह से चलता आ रहा है। और ये संस्था जो है FAI नाम की संस्था, ये 1955 में बनी थी और तब से लेकर के अभी तक ये संस्था निरंतर कार्यरत है और कोशिश कर रही है कि इस देश का जो उर्वरक का जो प्रबंधन है वो अच्छे से हो और सरल और सुगम तरीके से। जी, मतलब फर्टिलाइजर ब्रांचेस का बोले दिल्ली ब्रांचेस 4 ब्रांचेस है, तो दिल्ली में तो हेडक्वार्टर है, उसी हेडक्वार्टर में उत्तर भारत की ब्रांच भी है, और इस पूर्व भारत में कलकत्ता में है, दक्षिण भारत में चेन्नई में है और पश्चिम भारत में मुंबई में है। मतलब फर्टिलाइजर्स जो कंपनी है वो 21 साल से काम कर रही है यूं। हाँ बराबर, जो काम कर रही है इसमें जो हाई रेट जो होते हैं, कॉस्टली जो खातर के चार्जेस और अदरवाइज जो भी मतलब डिमांड इंपोर्ट का जो एक्सपोर्ट का जो भी डिमांड होती है उसमें से मतलब कोई किसानों से लेके हर कोई मटेरियल से लेके कार्गो से लेके जो भी शिपिंग इंपोर्ट से लागू में होगा, जो सरकार से बेनिफिट मिल के आप उनका मतलब बेनिफिट दे सकते हो। उस बेनिफिट के अंदर जैसे कि भाई मान लीजिए कि कोई किसान के ऊपर जो अभी आपने बताया यूरिया खातर्स के लिए जो मतलब रेटिस ज्यादा रहते हैं, वो फर्टिलाइजर्स कंपनी अपने गवर्नमेंट से बात करके उन्हीं से ही गवर्नमेंट से ही अपने को डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल सकता है। मतलब ये देश का भला हुआ यूं जी। तो जो आप कर रहे हो वो सभी के लिए है, सभी के हित में होगा। गुड सर, थैंक यू। ठीक है। लॉजिस्टिक सेक्टर की जो आपने बात की है, लॉजिस्टिक सेक्टर में आप वो क्या नया लेके आ रहे हैं? लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कम कॉस्ट में नई टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी और अच्छी बढ़ती है। नई मशीन्स है, दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये नई टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से
लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो वो उस तरह की टेक्नोलॉजी लाने से मैन पावर बढ़ाए घटाए बिना किस प्रकार नई टेक्नोलॉजी से बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट आप कर सकते हो कम से कम टाइम में, वो नई नई टेक्निक्स आ रही है, उसके बारे में लोगों को हम जानकारी देते हैं। फ्रेट जी, जो ओशियन फ्रेट है, ओशियन फ्रेट जी। जो 4 दिन का जो अपना जो सेमिनार है, इसमें मुख्य रूप से आपने बहुत बता दिया, इसमें 4 दिन में नया क्या है, पॉइंट हो ओनली 4 पॉइंट 5 पॉइंट। लॉजिस्टिक का बोले, टेक्नोलॉजी के बोले। जी, लॉजिस्टिक का ये टेक्नोलॉजी का हुआ। उसके बाद में पोर्ट हैंडलिंग ऑपरेशंस, इसमें भी नए इनोवेशन जो है, हैंडलिंग के लिए जो नई मशीन्स आ रही है, नए ऑपरेशंस की टेक्निक्स आ रही है, इसमें भी जो अभी जो नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं और नए इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड इनोवेशंस हो रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह के, वो सब भी इसके अंदर आते हैं। और कोस्टल शिपिंग, जिसमें कोस्टल शिपिंग में कोस्टल फ्रेट, ओशियन फ्रेट वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है, उसके बारे में भी जो नए इन्वेंशन और इनोवेशंस हो रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल जानकारी है। लास्ट क्वेश्चन सर, किसानों की बात करते हैं, किसानों को प्रमोट करने के लिए आप क्या स्पेशल फ्यूचर का प्लान है आगे? जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो हमारा एसोसिएशन है, उसके माध्यम से हम किसानों के लिए भी हर एक क्षेत्र में इस साल पहली बार स्टार्ट करेंगे नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ और साउथ इंडिया से। अगली बार नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों भागों में हम लोग किसानों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, जिसमें बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर ये एक एस्पेक्ट होगा, क्योंकि हमारे किसान बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, संतुलित उपयोग। किसान इस्तेमाल तो करते हैं फर्टिलाइजर, लेकिन ऐसा नहीं कि अज्ञानी है, वो जानकार है, सब कुछ जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन किस प्रकार नया ज्ञान देने के बाद में किस प्रकार बैलेंस बना सकते हैं। तो बैलेंस अगर बना देंगे तो ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का यूज हो रहा है, इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज करना शुरू कर देंगे, इसके साथ में थोड़ा ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे मिट्टी की हेल्थ भी खराब नहीं होगी और प्रोडक्टिविटी भी एडवर्सली इंपैक्ट नहीं होगी। एक तो ये कार्यक्रम इसके अंदर रहेगा। दूसरा, जो नए फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं, जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, ये क्योंकि किसानों को तो सिर्फ यूरिया ही पता है, यूरिया के अलावा जो चीज हुई है वो लेबोरेटरी में हो रही है या साइंटिस्ट लोग जानते हैं, लेकिन किसान लोगों के पास तक वो पहुंचे। अलग अलग एजेंसियां काम कर रही है, ऐसा नहीं कि एफएआई अकेली कर रही है, लेकिन फिर भी एक्सक्लूसिवली इसी विषय को लेकर के किसान के पास जाएं, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, तो उनको बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। उसके बाद में ये दूसरा जो मैंने बताया कि न्यू फॉर्मुलेशन जो आएंगे, न्यू फॉर्मुलेशन के बारे में उनको जानकारी दें। तीसरा, किसानों का ये टेंडेंसी यही होती है कि मोस्टली यूरिया, फास्फोरस, पोटेशियम इतना इस्तेमाल करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में वो अनभिज्ञ होते हैं या फिर उसकी तरफ अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते कि क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करें, क्योंकि यूरिया का एक छिटा मारेंगे तो तुरंत फसल आपको उगती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो बाकी चीजें जो हिडन है, जिंक डाल दिया, मोलिब्डेनम डाल दिया, कॉपर डाल दिया, तो उसका इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देता। उसका इफेक्ट क्वालिटी के इसमें होता है कि उसके फूड ग्रेन के अंदर जो फूड आया उसकी क्वालिटी में उसका इम्पैक्ट आता है, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए किसान चाहते हैं कि वो न करें, तो किसानों को ये भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि उसका इस्तेमाल करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल करें, जिससे कम से कम फूड की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। 8 टन गेहूं पैदा कर लिया, लेकिन उस गेहूं में अगर प्रोटीन नहीं है डिजायर्ड मात्रा में, तो किस काम का है कि नहीं। और आपने सब्जियां उगा ली, सब्जियों में जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल चाहिए, जो नहीं है, उसका क्या फायदा। तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्टिलाइजर्स के अलावा किस प्रकार हम कुछ क्षेत्र को ऑर्गेनिक में और कुछ क्षेत्र को नेचुरल फार्मिंग में ला सकते हैं, इसके लिए भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी और एफएआई भी इसको लेकर के सीरियस है। तो ये सारी बातें इन सब मीटिंगों के माध्यम से किसानों को हम बताने की कोशिश करते हैं और करेंगे। आप स्टार्टिंग से क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट बोला, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? नॉर्थ इंडिया से, हाँ, नॉर्थ और साउथ। इस साल नॉर्थ और साउथ 2025 में नॉर्थ और साउथ, और अगले साल से फिर चारों राज्यों में, चारों दिशाओं में करेंगे। नॉर्थ और स्पेसिफिक कोई स्टेट का नाम नहीं, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि अभी नॉर्थ में बड़ी गर्मी होती है, किसान इस समय आ भी नहीं सकते, और किसान ऑलरेडी अपनी बुआई करने में लगे होते हैं, उनको आप कहाँ से चीज खिलाओगे, लाना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए इस समय साउथ इंडिया के किसान थोड़े से फ्री होते हैं, तो साउथ इंडिया में पहले कर देंगे,
फिर नॉर्थ इंडिया में हो सकता है अक्टूबर नवंबर में हम सोचें इस प्रकार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। હવે સમાચાર પ્રાપ્ત કરીએ ગુજરાતીમાં, જોતા રહો ગાંધીધામ ક્રાઇમ પેટ્રોલ ન્યૂઝ। રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ ફર્ટિલાઇઝર લોજિસ્ટિક્સ, પોર્ટ હેન્ડલિંગ ઓપરેશન્સ અને કોસ્ટલ શિપિંગ અંજાર, કચ્છ, ગુજરાત 17 જૂન 2025। ધી ફર્ટિલાઇઝર એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા FAI ફર્ટિલાઇઝર લોજિસ્ટિક્સ, પોર્ટ હેન્ડલિંગ ઓપરેશન્સ અને કોસ્ટલ શિપિંગ વિષય પર 4 દિવસીય રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું। આ કાર્યક્રમ અંજાર, ગુજરાતમાં આયોજિત થઈ રહ્યું છે। કાર્યક્રમમાં ખાતર કંપનીઓ, લોજિસ્ટિક્સ અને શિપિંગ ફર્મો, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રદાતાઓ અને સંબંધિત ક્ષેત્રના ઉદ્યોગ નિષ્ણાંતોને એક જોડાણ મંચ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે। આ કાર્યક્રમ છેલ્લા 21 વર્ષોથી ભારત તથા વિદેશના મુખ્ય પોર્ટ્સ પર યોજાતો રહ્યો છે। આ કાર્યક્રમ 16 થી 19-20 જૂન 25 દરમિયાન યોજાશે અને તેનો ઉદ્દેશ ભાગ લેનારાઓને ખાતર આયાત, પરિવહન અને પોર્ટ ઓપરેશન્સની લોજિસ્ટિક જટિલતાઓ તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પાસાઓની સમજ વધારવાનો છે। ભારતના પશ્ચિમી દરિયાકાંઠા, ખાસ કરીને ગુજરાત, ખાતર આયાતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે। આ કારણસર કાર્યક્રમ અંજાર, ગુજરાતમાં યોજાઈ રહ્યો છે। કાર્યક્રમ દરમિયાન ભાષણોની સાથે ભાગ લેનારાઓને દીનદયાલ પોર્ટ, તુરા પોર્ટ અને મુદ્રા પોર્ટની મુલાકાત કરાવવામાં આવશે, જ્યાં તેઓ ખાતર હેન્ડલિંગ અને શિપિંગ ઓપરેશન્સને સહેજ રીતે જોઈ શકશે। ડોક્ટર શ્રીમાન સુરેશકુમાર ચૌધરી, મહાનિર્દેશક FAI એ 16 જૂન 2025 ના રોજ આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। તેમણે જણાવ્યું કે ભારત વિશ્વના અગ્રણી ખાતર ઉત્પાદક અને વપરાશકર્તા દેશો પૈકી એક હોવા છતાં કાચા માલ, ઇન્ટરમીડિયેટ અને તૈયાર ખાતર આયાત પર મોટા પ્રમાણમાં આધાર રાખે છે અને આ નિર્ભરતા ભવિષ્યમાં પણ યથાવત રહેશે। તેમણે આ સંદર્ભમાં ખાતર લોજિસ્ટિક્સ અને પોર્ટ ઓપરેશન્સના જ્ઞાન તથા ભૂમિકાની પ્રાસંગિકતાને રેખાંકિત કરી। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે FAI આવું જ્ઞાનવર્ધક મંચોનું આયોજન કરતા રહેશે, જેથી ખાતર તથા સંબંધિત ક્ષેત્રના ભાગ લેનારાઓના જ્ઞાનમાં વધારો થાય। FAI વિશે ધી ફર્ટિલાઇઝર એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા FAI, જેની સ્થાપના 1995 માં થઈ હતી, જે જાહેર, ખાનગી અને સહકારી ક્ષેત્રના ખાતર ઉદ્યોગની રાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિ સંસ્થા છે। એ સંતુલિત ખાતર વપરાશ, નીતિ સંવાદ અને ઓપરેશનલ ઉત્કૃષ્ટતા માટે કાર્ય કરે છે। ભારત દેશના તમામ લોકો માટે સારા હિત ધંધાકીય સહયોગતા પૂર્ણ વ્યવસ્થા છે। નમસ્કાર દર્શકો, આપની સાથે વિશાલભાઈ મહેશ્વરી। આજના સમાચાર।